स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आपका कंसेप्ट मैं कुछ क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ह्यूमन रेस की सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई है तब से ही फ्लावर ह्यूमन के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। अलग अलग लोगों के लिए फ्लावर का अलग अलग महत्व है। पूजा पाठ करने वालों के लिए उसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, पोएट के लिए वो इंस्पायरेशन है कविता लिखने के लिए, किसी को अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए वो फीलिंग को व्यक्त करने का कोई तरीका हो सकता है। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हुआ कि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ब्रांच है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, जहां पर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां पे पाए जाते हैं। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ब्रांच ऑफ प्लांट। बायोलॉजिस्ट के लिए उसका यही महत्व है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर चर्चा करें उसके पहले बहुत ब्रीफ में फ्लावर के पार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर का एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको शो किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए। सबसे बाहर की ओर जो एक होरल होता है, होरल का मतलब चक्र, तो जब बड फॉर्म में कोई फ्लावर रहता है तो बड को चारों ओर से हरे रंग के एक कवरिंग से जो ढक करके रखता है, डेट इज सेपल। सिंगल यूनिट को सेपल बोलेंगे और सारी सेपल मिलकर के एक जो पूरा होरल बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, कलेक्शन करती हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, डेट इज पेटल। पेटल को हिंदी में दल कहते हैं और बहुत सारे पेटल्स आपस में मिल करके पूरे दल का एक होरल बनाएंगे, चक्र बनाएंगे, उसको कहेंगे करोला। करोला के और आगे जब बढ़ेंगे तो फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दो होता है और तभी हम फ्लावर को कहेंगे कि फ्लावर कंप्लीट है। एसेंशियल पार्ट होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, जो दो पार्ट से मिलकर के बना है। ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज एंथर, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो एंथर को ले आकर के थैलमस तक जोड़ देता है, दैट इज फिलामेंट। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एंथर। स्टेमेन, स्टेमेन सिंगल होता है और सारे स्टेमेन के पूरे होरल को हम एंड्रोसियम बहुत सारे स्टेमेंस से एक साथ मिल करके बना होता है। और तीसरा जो चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो तीन पार्ट से मिल करके बना है। स्टिग्मा, ऊपर सबसे ऊपर स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और सबसे नीचे का सोलन पार्ट ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों मिलकर के बना देती हैं पिस्टिल, या उसी को हम कार्पेल कहते हैं। इसका कलेक्टिव फॉर्म हुआ बहुत सारे पिस्टिल, बहुत सारे कार्पेल्स मिल करके बनाते हैं गाइनीसियम। तो गाइनीसियम बहुत सारे कार्पेल्स के मिलने से बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो फ्लावर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, इसेंशियल पार्ट हुआ एंथर और फिलामेंट से मिलने से स्टेमेन, डेट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दैट मेक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो ये रहा एक फ्लावर के बारे में। और इसके आगे हम पार्ट्स पर अभी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा ब्रीफ में किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट के ट्रांसफर की पेज है। फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि गैमीट्स का यूनियन होता है। और थर्ड स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे होने वाले चेंजेस। इन तीनों पर हम लोग यहाँ पर विस्तृत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। एंड्रोसियम कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस को, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रोसियम बोलते हैं। स्टेमेंस जो होता है वो दो मेन पार्ट से मिलकर के बना होता है। ऊपर की तरफ जो पार्ट है उसको बोलेंगे एंथर
और उससे एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा है उसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट का सबसे जो प्रॉक्सिमल पार्ट है किनारे वाला वो जुड़ता है जाकर के नीचे थैलमस से, और फिलामेंट थैलमस से लेकर के एंथर तक को जोड़ने का काम कर देता है, वो है फिलामेंट। फिलामेंट की लेंथ और एंथर और स्टेमेंस के नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग लंबाई के एंथर होते हैं। कहीं कहीं सारे एंथर एक ही लंबाई के होते हैं, कहीं कहीं सारे एंथर्स की लंबाई में डिफरेंस होता है, कहीं इनका नंबर फिक्स रहता है, कहीं कहीं इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। एंथर की शेप और साइज भी, कलर भी अलग अलग स्पीशीज के लिए, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली वो बाई लोब होता है, बीच से ग्रूव होती है, उसको दो अलग अलग पोर्शन में इस तरह से डिवाइड करती है। तो जो बीच वाली ग्रूव हुई उससे जो अलग अलग दो लोब बना, ऐसे एंथर को बोलते हैं बाईथिकस। एंथर जो है वो बाईथिकस है, और जो थीका होता है वो भी ग्रूव के द्वारा बीच से दबा होता है। तो कुल मिलाकर के जब इसका हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमको 4 अलग अलग लोब दिखाई देंगे। टेट्रा लोब स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रा लोब स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है। एक टीएस एंथर का काट करके यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो अलग अलग लोब एंथर के थीका में दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली यही है स्पोरेंजियम, जो बाद में डेवलप करके पॉलन सैक बना देंगे, और पॉलन सैक के अंदर ही क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन। तो इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका जब टीएस काट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर होता है वो है एपिडर्मिस। उसके बाद का जो लेयर है एंडोथीलियम। बाद का जो 2-3 लेयर और होती हैं वो सब मिडिल लेयर है, और ये एक इंपॉर्टेंट लेयर अंदर होती है जिसको बोलते हैं टैपिटम। और टैपिटम के बाद वाली जो ये टैपिटम का लेयर रहा, और टैपिटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वही है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो, और टैपिटम एक्चुअली फास्ट ग्रोइंग सेल्स का एक ग्रुप है जो ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को, ग्रोइंग गैमीट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, नरिश करता है, वो टैपिटम है। और कभी कभी टैपिटम की जो 2 टैपिटम की सेल वॉल होती हैं वो बीच से हट जाती हैं और 2 सेल्स एक साथ मिल जाती हैं, तो बाई न्यूक्लियर टैपिटम की सेल्स भी हो जाती हैं। उनका मेन फंक्शन है नरिशमेंट देना। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है अंदर की तरफ, वो स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्ट टिश्यूज हैं। उसकी प्रत्येक सेल कैपेबल है, प्रत्येक सेल अपने को फंक्शन रूप में ले आ सकती है पॉलन मदर सेल के फॉर्म में या माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक सेल में भी एक्ट एज पॉलन स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन स्पोर मदर सेल, ये यही स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल हैं। पॉलन मदर
मदर सेल, टीएमसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एक्चुअली ये जो पॉलन मदर सेल है, यही वो स्टेज है जहां पर मियोसिस होनी है। इसी में प्रोसेस होगी मियोसिस की, और मियोसिस के बाद कुल 4 सेल, एक पॉलन मदर सेल से कुल 4 सेल बनेगी, और चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। अभी यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n है पॉलन मदर सेल में, और मियोसिस के बाद जो सेल्स बनेगी, तो 4 सेल बनेगी, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 मदर सेल बनी, 4 मदर सेल से 4 कुल सेल बनी, चारों में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, और इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर करेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो मैच्योर करके डिहाइड्रेट करेगा, और डिसेंस के पहले, रप्चर के पहले वो बना देगा पॉलन ग्रेन्स। एक टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ये जो पॉलन ग्रेन बना, इसी को हम बोलते हैं मेल गैमीट। ये पॉलन ग्रेन ही क्या रह गया, मेल गैमीट। तो इस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू से मेल गैमीट तक बन जाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन्स तक के निर्माण की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, माने मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जरा पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पर आते हैं। पॉलन ग्रेन की जो वाल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। बाहर की वाल को कहते हैं स्पोरो पॉलन एक्साइन, और अंदर की वाल को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन जो वाल होती है बहुत ही स्पेशल एक कंपाउंड है, बहुत ही स्पेशल मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन से वो वाल बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन की खास प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर और कोई भी एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल ये होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन बनती है। और अंदर की जो वाल होती है इंटाइन, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि फॉसिल के रिकॉर्ड्स को देखने पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल रिकॉर्ड में मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड ही नहीं होता, और फॉसिल के फॉर्म में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कराने में हेल्प कर देता है। तो ये एक्साइन और इंटाइन दो वाल हुई, अंदर की वाल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर करेगा, तो मैच्योरिटी पर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स बन जाती हैं। जनरली मोर देन 60% प्लांट्स में मैच्योर पॉलन ग्रेन 2 सेल्स का बना होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पॉलन ग्रेन मैच्योर करने के बाद 2 जनरेटिव सेल बनाता है, 1 वेजिटेटिव सेल बनाएगा तो 3 सेल स्ट्रक्चर भी होता है। जनरली टिपिकली 2 ही रहता है। तो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर करने के बाद 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। एक को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरे को बोलेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डिवाइड करने के बाद जो बड़ा वाला पोर्शन रहा वो वेजिटेटिव सेल बनाता है। बड़ी सेल होती है और इसमें इर्रेगुलर टाइप का न्यूक्लियस होता है, और उसमें डिवाइड करने के बाद एक छोटा सा सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है, दैट इज जनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल में टूटने के बाद अब वो पॉलन ग्रेन बिल्कुल रेडी है टू गेट ट्रांसफर एंड टू फर्टिलाइज ओवन। तो ये अभी यहाँ तक का रहा पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट। स्पोरोपोलेनिन पे जब हम चर्चा कर रहे थे कि सारा पॉलन ग्रेन चारों ओर से स्पोरोपोलेनिन से घिरा होता है,
एक जगह जहां पर स्पोरोपोलिन वाल में एब्सेंट रहेगा उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। वहीं से जर्मिनेट करता है ये पॉलिन ग्रेन और अपने न्यूक्लियस को ओवम तक ट्रांसफर करता है। तो ये रहा पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर। और पॉलिन एलर्जी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब इंडिया में व्हीट बाहर से इंपोर्ट हुआ, अकाल पड़ा था और बहुत सारे ग्रेन्स की कमी पड़ गई थी, तो बाहर से इंडिया ने व्हीट को इंपोर्ट किया। तो इस इंपोर्ट के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक वीड इंडिया में चली आई, जिसके पॉलिन ग्रेन्स हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं, एलर्जी करते हैं, ब्रोंकाइटिस और लंग डिजीजेज और बहुत सारी जो रिस्पिरेटरी एलर्जी के डिजीजेज हैं वो उस वीट के द्वारा होता है। उसका नाम है पार्थिनियम या कैरेट ग्रास भी उसी को बोलते हैं। तो ये पॉलिन, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन इसके अलावा भी हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और साथ ही साथ एक और नई डेवलपमेंट आपको बताऊं कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, चूंकि जो ये पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिटिव फैक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से पॉलिन ग्रेन्स के आजकल बहुत सारे टैबलेट, बहुत सारे सिरप्स आते हैं जिनको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है। तो अब जो सेकंड इसके बाद अगला पार्ट होगा वीडियो का, वो होगा फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर स्टेमेंस के स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर बात की गई। अब नेक्स्ट में हम करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। और पॉलिन ग्रेन्स को सिरप और टैबलेट में न्यूट्रिटिव फैक्ट्स के रूप में लेने के साथ साथ एक और इसका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में इसका यूज किया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा सीमेन बैंक्स का। तो बहुत सारे एनिमल्स के सीमेन को, इवन ह्यूमन बीइंग्स के भी सीमेन को बहुत ही कम टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्री के आसपास प्रिजर्व करते हैं और बाद में उसको यूज करके फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली करते हैं, तो उसको सीमेन बैंक्स नाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे प्लांट्स के पॉलन बैंक्स भी स्टेब्लिश किए गए हैं। उन पॉलन बैंक्स में जो हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स हैं, जिनके पॉलन का ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर नेचुरली होने में कुछ प्रॉब्लम आती है, या जिनके प्लांट संख्या में कम होते हैं, सर्वाइवल के लिए और उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए उन प्लांट्स के पॉलन बैंक्स भी स्टेब्लिश किए गए हैं, जहां पे नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में -195, 196, -200 डिग्री टेम्परेचर पर उनको प्रिजर्व करके फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। तो ये फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।